अब वापस उस डिबेट पर लौट रहे हैं। अगर ममता बनर्जी जीत भी जाती हैं, अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल जीत जाती हैं, विनोद जी, मैं भी इस बारे में जब सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्या एक वो नेता जो सिर्फ एक बंगाल का नेता है, बंगाल के बाहर जिसका कोई बेस नहीं है, क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर एक नरेंद्र मोदी जैसे नेता को चुनौती दे सकता है? क्या नरेंद्र मोदी की पकड़ तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सब जगह है। बिल्कुल। राहुल, जिस तरह राहुल गांधी की पैन इंडिया रीच है, उनकी पार्टी भी नेशनल है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर तो कहीं नहीं है। क्या ममता बनर्जी वाकई दिल्ली में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है? देखिए, ममता बनर्जी की भूमिका दो तरह की होगी। मैं 1989 की याद करता हूँ, जब 86 में देवीलाल हरियाणा जीत के आए थे, विजय जी बैठे हुए हैं हम लोग उस समय, और उसके बाद जो उन्होंने भूमिका निभाई थी, चूंकि देवीलाल छोटा सा राज्य था, 10 सीटों वाला हरियाणा, और वो बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी जीत के आए थे, और उसके बाद वीपी सिंह का पूरा कैंपेन देवीलाल जी ने लॉन्च किया था, और देवीलाल जी की वजह से ही वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। राजीव गांधी की 415 सीटों वाली पार्टी थी, उसको चुनौती दी थी। अब ममता बनर्जी दोनों भूमिकाओं में है, वो देवीलाल जी भी बनना चाहेंगे और वीपी सिंह भी बनना चाहेंगी, कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, देवीलाल जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। हालांकि नारा लगता था नीतीश कुमार वाला रोल, नीतीश कुमार वाला तो खुद कंटेंट, जो कन्वीनर भी बनना चाहते थे और पीएम भी बनना चाहते थे। यही समस्या है पूरे विपक्ष की। जो गैर भाजपा दल है, समस्या उनकी है, उनके पास कोई ऐसा मॉरल लीडर नहीं है, जैसे हरिशंकर सिंह सुरजीत थे या चौधरी देवीलाल थे। 89 में चौधरी देवीलाल और 96 में हरिशंकर सिंह सुरजीत। वैसा कोई नेता नहीं है जिसका अपना एजेंडा ना हो, अपना स्टेक ना हो और सबको इकट्ठा करे। नीतीश कुमार, वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगी। तो ये एक देवीलाल जी भी बनना चाहते थे। आप ममता बनर्जी की शुरुआत स्वार्थ तो नहीं थे विनोद जी, उनका स्वार्थ तो था ही, स्वार्थ था, लेकिन देवीलाल जी आखिर में उन्होंने, लेकिन कैसे बदले वो। मैं कह रहा हूँ ममता जी को दिल्ली आने से पहले देवीलाल जी का नाम मत जोड़िए उनके साथ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देवीलाल जी देखिए बदले, मीटिंग का जवाब सब लोग हैं, और उसके पहले देवीलाल ने वीपी सिंह को घोषित किया था मुख्य प्रधानमंत्री। उसकी चर्चा कम होती है कि आखिरी समय में चुनाव के वक्त देवीलाल ने ही घोषित कर दिया था कि वीपी सिंह होंगे, लेकिन वीपी सिंह कैसे हुए वो भी एक कहानी है, वो अलग कैसे क्या दोनों भूमिकाओं में होगी। अगर टीएमसी फिर से आगे, कभी बीजेपी थोड़ी देर पहले आगे चल रही थी, अब टीएमसी फिर आगे 120 सीटों पर 235 में से। ये रुझान देखिए 235 पर आकर फिलहाल रुके हुए हैं, अभी भी 58 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। इन 58 सीटों के रुझान जब आएंगे तब पता चलेगा। टीएमसी 131 पर आगे, 131। बहुमत का आंकड़ा आपको पता है 147 का है, सिर्फ 16 सीटें दूर है टीएमसी रुझानों में बहुमत के आंकड़े से। 131 टीएमसी, बीजेपी 102। वो सुदूर इलाके हैं जहां से खबरें आने में थोड़ी दिक्कत होती है, वहां आपकी सीधी पहुंच नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये है ना कि रुझानों में तो टीएमसी अभी अपने जो उसका टारगेट जो था पहले का नंबर, उससे बहुत पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर को तो आगे कर चुकी है, 77 से वो 102 पर पहुंच गई है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव रुझान में तो कम से कम दिखाई दे रहा है। 48 और 38 है, जैसे 48% वोट टीएमसी को मिला था, 38 बीजेपी को मिला था। माना जाता है कि 5 विक्ट्री के चक्कर में नहीं है, वो रियल विक्ट्री चाहते हैं। 5 से 6% वोट का स्विंग भी अगर होता है, 5 से 6% का, तो खेल हो जाएगा। 5 से 6% तो बहुत बड़ा स्विंग, वही कह रहा हूं, बड़ा स्विंग है उसको। अभी 134 और 5 से 6% स्विंग का मतलब उधर से माइनस, इधर से प्लस, इधर हो गया। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा। तो वही मैं देख रहा हूं, बीजेपी अगर 99 हो रही है, इसका मतलब वोट तो शिफ्ट हो रहा है। केरल में बहुत इंटरेस्टिंग है, 38 से देखिए वोट तो बढ़ रहा है बीजेपी का, 77 से 99 आ रहे हैं, और टीएमसी अगर 215 से 134 पे आ रही है। खैर, जैसे मैंने कहा, अभी 235 सीटों के रुझान है, 58 सीटों के रुझान आने भी बाकी हैं। जब ये आ जाएंगे तब पता चलेगा असल में टीएमसी कहां, बीजेपी कहां। लेकिन इसी ट्रेंड के हिसाब से टीएमसी आगे लग रही है। बहुमत की जो रेस चल रही है इसमें 134 और 99 पर। जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर अगर आप बंगाल देखेंगे तो अभी भी उस पर एक ही सीट का रुझान है जिसमें बीजेपी आगे। झारग्राम से 976 वोटों से। देखिए वो हर राउंड है ना, वो अनाउंसमेंट के बाद ही वो अपडेट करेंगे। केरल में जानकारी है वो बराबर हो गए हैं। कांग्रेस जो है 7 पर है, सीपीएम 4 पर है, सीपीआई 2 पर है और 1 पर आरएसपी है। तो मुझे लगता है जो इलेक्शन कमीशन जब वो राउंड वाइज अनाउंस करता रहता है ना, तो वही आंकड़े देते हैं, वही उसी से सारा लीड पता पड़ेगा ना, जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो। ओके, अब विजय जी मुझे बताइए, अगर बीजेपी जीत गई, अगर ममता बनर्जी जीत गई, हमने उसको एनालाइज कर लिया थोड़ा सा अभी, अगर बीजेपी जीत जाती है तब विपक्ष का क्या होगा? अगर बंगाल बीजेपी जीत जाए, असम जीत जाए, केरल कांग्रेस या लेफ्ट में से कोई जीत जाए, और तमिलनाडु अपना डीएमके अलायंस आगे लग रहा है वो जीत जाए, पुदुचेरी एनडीए जीत जाए, तो 3 राज्य 5 में से बीजेपी जीत जाएगी, और बंगाल लेकिन मेजर होगा, विक्ट्री होगी। देखिए, ईमानदारी की बात कहें तो इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का फोकस सिर्फ वेस्ट बंगाल पर था।
असम उन्होंने हिमंता शर्मा जी पर छोड़ दिया था कि, और हिमंता ने भी कह दिया था कि मैं इसको निकाल लूँगा। और जिस तरह से अमित शाह जी वहाँ पर पूरी तरह से एक त्रिशूल गाड़ कर बैठे हुए हैं, तो वो चुनाव, और मुझे वाजपेयी जी का वो 1980 का वो भाषण याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अरब सागर से गंगा सागर तक बीजेपी, और उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं भविष्यवाणी करने की हिमाकत कर रहा हूँ, साहस रखता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी एक जमाने बाद अरब सागर से गंगा सागर तक पहुंच जाएगी। कलकत्ता में हाँ, तो वो उसको भाषण को उन्होंने इस बात का जिक्र किया, तो वो है। और एक बात और कहती रही भारतीय जनता पार्टी कि भाई वाजपेयी जी को दुख था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो सेक्रेटरी रहे वाजपेयी जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी है बंगाल से, तो बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जहाँ बीजेपी ने सफर शुरू किया 1951 में 52 में, वहाँ से आज तक आने में 75 साल लग गए हैं। तो क्या वो उसको गिफ्ट के तौर पे, बीजेपी के लीडर्स ने कहा मुझे कि ये गिफ्ट होगा वाजपेयी जी के लिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, कि वो लड़ाई जो वाजपेयी जी नहीं जीत पाए थे या जहां तक नहीं पहुंच पाए थे, उस सपने को आज की बीजेपी पूरा कर रही है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन विजय जी वही बात है ना कि अब देखिए जो रुझान जो आ रहे हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पश्चिम बंगाल में नतीजे कुछ भी हो, विपक्ष में भूचाल मचेगा, वो तय है। देखिए हम लोग दोनों संभावनाओं में बात करते हैं। हाँ। ममता बनर्जी अगर जीतती है तो भी प्रॉब्लम है। कांग्रेस लीडरशिप पे क्वेश्चन होगा। हाँ। और ममता बनर्जी को लेकर के सारे जो क्षेत्रीय दल है वो आगे बढ़ेंगे। और अगर बीजेपी जीतती है तो भी इंडिया अलायंस की जो लीडर वो है उस पर क्वेश्चन होगा। एक बड़ी और खबर फिर जो सब है, अपने अपने जो है, स्टालिन की सीट है कोलाथुर, वो पीछे चल रहे हैं। वो पीछे चल रहे हैं टीवी के उम्मीदवार से। ये शुरुआती जानकारी है। हाँ। दर्शकों को इस राइडर के साथ बता रहा हूं कि स्टालिन जो बड़े कंटेंडर माने जा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 106, और उनके सबसे करीब जो है वो 50s में भी नहीं है, लेकिन स्टालिन अपनी सीट से टीवी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं। और तमिलनाडु का ये रुझान भी इसी के साथ जोड़ लीजिए। डीएमके प्लस 106 सीट पर है, एडीएमके कहीं दूर दूर तक नहीं है, 40 सीट पर है सिर्फ। लेकिन टीवी के अगर सेकंड प्लेयर बन जाता है पहले ही अपने चुनाव में और एडीएमके गठबंधन को पीछे छोड़ देता है, आप समझिए कितना बड़ा शिफ्ट ये तमिलनाडु की राजनीति। मैंने पहले भी कहा था एक्सेस बाय इंडिया का पोल देखने के बाद कि तमिलनाडु की राजनीति फिर डीएमके वर्सेस टीवी की शुरू हो जाएगी। एआईडीएमके का बेस श्रिंक कर रहा है और ज्यादा श्रिंक करेगा अगर नतीजे इसी तरह के आते हैं। इसका मतलब टीवी के एडीएमके का वोट ले जा रहा है पूरा। बिल्कुल ये नतीजे तो ऐसा ही रहा है इसमें। अभी ये जो ईसीआई की जो वेबसाइट है वो कह रही है एडीएमके को 3 सीटों पर लीड है, टीवी के को 2 सीटों पर, सीपीआई को 1 पर और डीएमके 1 पर। तो एडीएमके सबसे ज्यादा नंबर पर है इलेक्शन कमीशन हम तो अपने जो आंकड़े आ रहे हैं 24 नहीं जो हम इस पर एडीएमके इलेक्शन कमीशन है तो आधिकारिक है। और पुदुचेरी का भी उन्होंने कर दिया है एडीएमके। विजय जी स्टालिन 900 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हाँ 900 वोटों से स्टालिन पीछे चल रहे हैं, पर उदयनिधि स्टालिन आगे चल रहे हैं। ये भी एक अपडेट हमारे पास है। केरल में कांग्रेस आगे हो गई है, 16 सीटों पर बैठे हुए हमारी टीम है, जो एआईसीसी की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। एआईसीसी ने ओके, ये गौरव गोगोई है जो अपनी सीट जोरहाट से तो आगे चल रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि असम में 8 और 2 है। 8 और वही आंकड़ा जो यहाँ दिख रहा है 76-21। इसीलिए गौरव गोगोई जाहिर है कि अभी बहुत इस समय बहुत अच्छे मूड में नहीं होंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल अगर बीजेपी जीत जाती है 21 राज्यों में, विनोद जी बीजेपी की और एनडीए की सरकार है 21 राज्यों में, 16+5 जी। अब आपको ये मान जैसे दिल्ली का एक किला माना जाता था बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, ढा दिया। अब बंगाल अगर ढह जाता है उसके बाद कौन सा बचता है विनोद? कमरे में उसको बंद करके रखा हुआ था, तो उस पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे। लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what is happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting, we are only at round 1. But overall, if you've seen the election commission, I mean. गौरव गोगोई कह रहे हैं अभी तो एक ही राउंड हुआ है काउंटिंग का, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।